नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा फोकस है अध्याय 8 विविधता में एकता या एक में अनेक। भारत का ये जो सांस्कृतिक ताना बाना है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। तो चलिए इस अनेक में छिपे हुए एक को खोजने का ये दिलचस्प सफर शुरू करते हैं। और इस सफर की शुरुआत के लिए महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की इन पंक्तियों से बेहतर और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा था, हे ईश्वर, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के इस आनंद को कभी न गवा सकूं। देखिए, ये महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस दार्शनिक खुशी को दर्शाते हैं जो हमें इस विशाल विविधता के बीच एकता को खोजने पर मिलती है। अब इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। श्री अरबिंदो का एक बहुत ही मौलिक विचार है। उनका मानना था कि विविधता में एकता का ये जो कंसेप्ट है, ये भारत पर कहीं बाहर से थोपा नहीं गया है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमेशा से इस उपमहाद्वीप के मूल स्वभाव में ही बसा है। यही वो एक में अनेक का भाव है जो असल में भारत की नींव को इतना मजबूत और सुरक्षित बनाता है। अच्छा, इस कंसेप्ट का असली पैमाना क्या है? इसे समझने के लिए जरा इस जनसांख्यिकीय आंकड़े पर गौर कीजिए। 1.4 अरब यानी 140 करोड़ लोग, ये पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 18% हिस्सा है। अब जहां इतने विशाल स्तर पर लोग हों, वहां भारी विविधता का होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है ना? और बात सिर्फ आबादी की नहीं है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का ये डेटा देखिए, जो सच में हैरान कर देने वाला है। उनके एक व्यापक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश भर में 4,635 अलग-अलग समुदायों की पहचान की गई है। 4,000 से भी ज्यादा समुदाय। जरा इस संख्या की विशालता के बारे में सोचिए। अब जरा इसमें हमारी भाषाओं को भी जोड़कर देखते हैं। तस्वीर और भी कमाल की हो जाती है। हमारे यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी में 325 भाषाओं का इस्तेमाल होता है, जिन्हें 25 अलग-अलग लिपियों में लिखा जाता है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी लिपियां, ये विविधता का वो पैमाना है जो सचमुच किसी को भी विस्मय में डाल सकता है। और जानते हैं, इसी भारी विविधता ने इतिहास में कई लोगों को बहुत उलझन में डाला है। जैसे कि एक सदी से भी पहले ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की ही बात ले लीजिए। उन्होंने बहुत ही आश्चर्य के साथ पूछा था कि इस अचंभित कर देने वाली विविधता में भारत का इतिहास आखिर लिखा कैसे जा सकता है। उनका ये सवाल उस समय के हिसाब से काफी जायज था। तो अब सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है। सबसे अहम बात यह है कि स्मिथ के इस सवाल का जवाब किसी विभाजन या बंटवारे में नहीं छुपा है, बल्कि इसका असली समाधान ये देखने में है कि ये सारे अलग अलग तत्व आपस में कितनी एकजुटता के साथ काम करते हैं। और ठीक यहीं पर हम विविधता में एकता को सही मायनों में महसूस करते हैं। चलिए इस गहरे कंसेप्ट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इन बड़े बड़े आंकड़ों से थोड़ा जूम इन करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के उन साधारण पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो हम सबके लिए जरूरी हैं। मेरा मतलब है हमारे खानपान और हमारे पहनावे से। उदाहरण के लिए हमारी कृषि विविधता को ही ले लीजिए। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में हजारों तरह के बिल्कुल अनूठे व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि इन सब का मूल आधार हमारी साझा कृषि ही है। राजमा, दालें और अलग अलग फलियां पूरे देश के खाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। इसी तरह चावल और गेहूं जैसे अनाज हमारे खाने का एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करते हैं। अब चाहे हम उत्तर के ऊंचे पहाड़ों की बात करें या फिर दक्षिण के समुद्री तटों की, खाना पकाने का तरीका और मसाले भले ही पूरी तरह बदल जाएं, लेकिन ये मुख्य अनाज पूरे देश को एक ही डाइनिंग टेबल पर लाकर जोड़ देते हैं। चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार और रागी। अब देखिए, अलग अलग समुदाय चाहे जो भी तकनीक इस्तेमाल करें, लेकिन पोषण देने वाले ये मुख्य अनाज पूरे भारत में एक समान रूप से खाए जाते हैं। तो ये सिर्फ फसलें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश के साझा दाने हैं जो हम सभी को आपस में जोड़ते हैं। चलिए अब खाने से आगे बढ़ते हैं और पहनावे की बात करते हैं। वहां भी आपको यही कहानी देखने को मिलेगी। अलग अलग क्षेत्रों में बुनाई और कपड़ों की अनगिनत स्थानीय शैलियां हैं। हर राज्य का अपना एक अलग अंदाज है। लेकिन इन भारी क्षेत्रीय अंतरों के बावजूद कपड़ों का एक ऐसा सार्वभौमिक प्रारूप है जो हर जगह नजर आता है। और वो साझा प्रारूप है साड़ी। सूत या रेशम के धागों से बना ये एक लंबा, बिना सिला हुआ पारंपरिक परिधान है।
अब इसे पूरब में अलग तरीके से पहना जाता है और पश्चिम में अलग तरीके से। लेकिन इसे लपेटने का तरीका चाहे जो भी हो, ये वस्त्र पूरे देश में हमारी साझा पहचान का एक बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर दृश्य धागा बन जाता है। तो ये तो हो गई खाने और पहनने की बात। अब चलिए थोड़ा वापस जूम आउट करते हैं और उस अदृश्य सांस्कृतिक कैनवस को देखते हैं। भोजन और कपड़ों जैसी सामने दिखने वाली चीजों के अलावा कुछ अदृश्य कहानियां और महाकाव्य भी हैं, जो इतने सारे अलग अलग समुदायों को एक साथ एक ही धागे में मजबूती से पिरो कर रखते हैं। इस पर मशहूर मानव विज्ञानी के.एस. सिंह ने एक बहुत ही कमाल की बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत में लगभग हर एक जनजाति जो भौगोलिक रूप से मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग है, उनकी अपनी कुछ खास लोक कथाएं हैं। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि वे कथाएं हमारे राष्ट्रीय महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। सच में ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हिमालय से लेकर पूर्वोत्तर तक के समुदाय इन महाकाव्यों को कैसे बिल्कुल अपने स्थानीय रंग में ढाल लेते हैं। पीढ़ियों से मौखिक रूप से चली आ रही इन कहानियों में अक्सर ये दावा किया जाता है कि पांडव या द्रौपदी जैसे महान पात्र कभी उनके अपने विशेष इलाकों में भी आए थे। है ना कमाल की बात? तो आप देख सकते हैं कि सदियों से इन दो महाकाव्यों ने पूरे उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक संबंधों का एक कितना गहरा और सघन नेटवर्क तैयार किया है। इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों की मौखिक परंपराओं और शास्त्रीय साहित्य को एक साथ लाकर विविधता के बीच एकता का एक और बेहद शानदार उदाहरण पेश किया है। और इस विचार की झलक सिर्फ कहानियों में ही नहीं, बल्कि हमारी भारतीय शास्त्रीय कलाओं और वास्तुकला में भी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। आप वास्तुकला के इन बेहतरीन उदाहरणों में देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग और विविध डिजाइनों वाली खिड़कियों के पैटर्न को कितनी खूबसूरती से एक ही संरचनात्मक ग्रिड के भीतर सजाया गया है। वास्तुकला में एक में अनेक का इससे सटीक उदाहरण और क्या हो सकता है? तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, वो ये कि भारतीय संस्कृति केवल इन मतभेदों को बर्दाश्त या टॉलरेट नहीं करती है, बल्कि वो विविधता को एक बहुत ही गहरी और समृद्ध संपदा के रूप में सेलिब्रेट करती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी ये अनेकता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि असल में यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज के समय में जब दुनिया में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, तो उस खूबसूरत अनेक के बीच छिपे हुए उस मौलिक एक को आखिर कैसे पहचाना जा सकता है? और ये पहचान मानव अनुभव को कितना अधिक समृद्ध बना सकती है? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।